हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में नेपोलियन बोनापार्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम प्रथम कौंसल नेपोलियन बोनापार्ट और सुधारों के दौर में बात करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के भाग 4 में हम उसकी प्रथम कौंसल में नियुक्ति और उसके पश्चात उसने फ्रांस की व्यवस्था में क्या सुधार किए उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो कौंसल शासन के सामने इस समय जब नेपोलियन प्रथम कौंसल नियुक्त किया गया तो अनेकों समस्याएं थी, परंतु कुछ काम ऐसे थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना अति आवश्यक था। वे थे एक नए संविधान का निर्माण करना, आंतरिक शांति और व्यवस्था में सुधार करना, फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना तथा शत्रु संघ को छिन्न भिन्न करना। तो हम सबसे पहले संविधान के निर्माण की बात करेंगे। तो नेपोलियन ने सत्ता हस्तगत करने के बाद 1 माह के भीतर ही नया संविधान बनवाकर उसे लागू भी करवा दिया। क्रांति के बाद यह चौथा संविधान था। इसके निर्माण में नेपोलियन का सर्वाधिक योगदान रहा था। संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया था कि शासन के सर्वोच्च अधिकार नेपोलियन को प्राप्त हो जाए। कार्यपालिका शक्ति 3 कौंसलों को सौंप दी गई। कौंसलों की कार्यावधि 10 साल तय की गई। कौंसलों का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया, परंतु शुरू के तीनों कौंसलों का नाम पहले से ही संविधान में रख दिया गया था। ये थे नेपोलियन प्रथम कौंसल, कैम्बेसरी द्वितीय कौंसल, लिब्रन तृतीय कौंसल। राज्य की अधिकांश शक्तियां प्रथम कौंसल में निहित कर दी गई। नए संविधान में 4 संस्थाओं की व्यवस्था की गई: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट, व्यवस्थापिका और सीनेट। राज्य परिषद का काम विधेयक का प्रारूप तैयार करना था। ट्रिब्यूनेट उन विधेयकों पर वाद विवाद कर सकती थी, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान था। व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखे जाने वाले विधेयकों पर वोट दे सकती थी, परंतु उसे विधेयकों पर विवाद करने का अधिकार नहीं था। गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी। सीनेट को संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सीनेट कौंसलों, ट्रिब्यूनेट के सदस्यों तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को भी चुनती थी, किंतु इस काम में वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी। इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया, परंतु वह मात्र ढोंग था और उसका एकमात्र उद्देश्य जन प्रभुत्व के ढकोसले को जीवित रखना था। अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था और नेपोलियन फ्रांस का प्रभुत्व बन चुका था। उसने अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित कर दिखाया था। हम आगे बात करें व्यवस्था की स्थापना। तो कई वर्षों से क्रांति और विदेशी युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। देश में शांति और सुव्यवस्था का अभाव था। पुरानी व्यवस्था का अंत हो गया था, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था भली भांति नहीं जम पाई थी। अतः नेपोलियन का प्रथम कार्य संस्थाओं का नवीन संगठन और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण था। इसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना एवं सिद्धांतों का उपयोग किया। उसके सुधारों का ध्येय सामाजिक समानता स्थापित करना था। इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेद, दलबंदी और झगड़ों को भुलाकर सभी को समान स्थान दिया, किंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट नहीं हुए उनको उसने कठोरता और निर्दयता के साथ कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था और न राजतंत्र का समर्थक। उसके लिए इतना ही काफी था कि जो लोग फ्रांस में रहते हैं और आकर बसना चाहते हैं वे मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहें। उसने सरकारी पदों के द्वारा सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। भगोड़ों तथा विद्रोही पादरियों के विरुद्ध
जो कानून पास किए गए थे उन्हें उसने काफ़ी नरम बना दिया। क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भागने वाले कुलीनों और सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया गया। पादरियों से सिर्फ राज्यभक्ति का वचन देने को कहा गया। उसने कैथोलिक पूजा की छूट भी दे दी। इस प्रकार नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को खुश करने के लिए चतुरता एवं दूरदर्शिता का सहारा लिया। हम आगे बात करें प्रशासनिक सुधारों की, तो नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। राष्ट्रीय महासभा ने क्रांति की भावना में बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में विभाजित कर दिया था तथा प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। डायरेक्टरी के शासनकाल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। नेपोलियन ने इसे ठोस रूप दिया। उसने संपूर्ण फ्रांस को विभागों में बांट दिया। प्रत्येक विभाग का एक अधिकारी होता था जो प्रीफेक्ट कहलाता था। जिलों के उप विभागों में बांटा गया। उसका अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था। प्रत्येक नगर अथवा कम्यून का प्रमुख मेयर कहलाता था। नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिक अधिकारियों को नियुक्त किया। ये सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा अधिकार हो गया। स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गए। राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन के सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित हो गए। देश की व्यवस्था और शांति की स्थापना के लिए यह परम आवश्यक भी था। हम आगे के वीडियो में आर्थिक सुधारों और पोप के साथ समझौते की बात को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा संबंधी सुधार और विधि संहिता की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।